progress. All right everyone. So लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंथैल्पीज के बारे में डिस्कस किया था एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, राइट? हेस लॉ क्या होता है उसके बारे में एंड किरचॉफ्स इक्वेशन क्या होता है ये बताया था, ठीक है? तो आज इसके आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि काफी सारे टर्मिनोलॉजीज हैं किसी भी रिएक्शन में ना। इंथैल्पी चेंज की अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, बॉन्ड इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको कैसे यूज करना है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो हेडिंग डालो, डिफरेंट टर्म्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टर्म्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, ब्रैकेट में लिख सकते हो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है? सबसे पहला चलेंगे हम लोग, वेरी फर्स्ट थिंग, तो सबसे पहला करेंगे हम लोग एंथैल्पी वेपराइजेशन, जिसको डेल्टा एचएफ बोल रहे हैं। सो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा बेटा? कोई भी लिक्विड, जैसे मान लो H2O ही है, ये लिक्विड फॉर्म, लिक्विड से ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, naturally temperature is equal to boiling point of the liquid at 1 atm. so इसके corresponding जो भी enthalpy change आने वाला है reaction का, that will be termed as enthalpy of sorry vaporization मैंने बोला ना बेटा, तो यहाँ V होगा, delta HV, okay? enthalpy of vaporization, समझ गए? सिमिलरली कितने लोग कह रहे हैं कि enthalpy of fusion means change in enthalpy associated when a solid melts into liquid at its, ठीक है? It is equal to change in enthalpy good, very good, equal to change in enthalpy when a solid melts into liquid at 1 atm pressure and its melting point, ठीक है? तो जैसे आप H2O आइस ले लो, ये क्या होता है बेटा? सॉलिड, एंड इधर से H2O कहाँ जा रहा है? लिक्विड, प्रेशर कितना है? 1 atm। इस रिएक्शन का जो चेंज इन एंथैल्पी होगा डेल्टा HR, वही क्या होगा? डेल्टा H फ्यूजन, F स्टैंड्स फॉर फ्यूजन। देखो F से फॉर्मेशन भी होता है, F से फ्यूजन भी होता है, तो देखना कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? मतलब मोस्ट कॉमनली अगर आ जाए, कुछ ना मेंशन करे, तो वो देख लेना रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, क्योंकि फ्यूजन के केस में तो सिर्फ फ्यूजन के केस में सिर्फ और सिर्फ, बोलो, फिजिकल चेंजेस होंगे भाई, सॉलिड से लिक्विड। कोई केमिकल रिएक्शन हो तो वहां F का मतलब क्या है? फॉर्मेशन। यहां तक सबको क्लियर है? yes, बोलिए। ठीक है,
अब देखेंगे हम लोग, हेडिंग डालिए आप लोग, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ना, इसका सिंबल है डेल्टा एच। देखो, it is the change in enthalpy associated with the reaction where 1 mole of a compound is formed, 1 mole of a compound is formed, compound oblique molecule लिख सकते हो, is formed from their constituent, from its constituent atoms in elemental form, elemental form। ओके, वहीं आगे नोट करके लिख लो, आगे नोट करके लिख लो कि if element shows allotropic behavior then generally most stable allotrope is considered। if element shows allotropy then most stable allotrope is generally considered, okay, for formation। अब समझो यहां पे बात क्या है, ठीक है। जैसे मान लो, ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं H2O का फॉर्मेशन, तो H2O आपको मालूम है, तो डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है उसके हिसाब से, है ना। तो मान लो ये लिक्विड है, कहां से बन रहा है, तो मैं बोलूंगा कि भाई इसके अंदर कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में H2, तो आपको H2 से स्टार्ट करना। ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, O2। ध्यान रखना इसका 1 मोल बनना चाहिए। तो इस रिएक्शन का जो चेंज इन एंथैल्पी है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। लेकिन अब यहीं पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज आएगा कि एक टर्म आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी। नॉर्मल एंथैल्पी एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी में क्या डिफरेंस होता है, तो जब हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी, कभी भी वर्ड आ जाए, तो हमारा एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो करस्पॉन्डिंग स्टेट एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ओके, लिखो, इट इज एसोसिएटेड विथ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, change in enthalpy of a reaction where, हाँ बेटा फॉर्मेशन, ये ऊपर नॉट लग जाता है कभी भी देखोगे ना, ये ऊपर एक, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या है बेटा, इट इज एसोसिएटेड विद चेंज इन एंथैल्पी
sorry, it is equal to change in enthalpy of that reaction where 1 mole of the product, sorry, 1 mole of the compound or molecule is formed from its constituent atom in the standard state of their elemental form. In the standard state of their elemental form. अब मतलब यहाँ पे क्या है भाई, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है? तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल का वो स्टेट जो किसी एक डिफाइंड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, और जब कुछ ना लिखा हो तो हम 1 atm यूजुअली लेते हैं, 298 केल्विन लेते हैं स्टैंडर्ड स्टेट का टेम्परेचर. देखो, ओके, स्टैंडर्ड स्टेट इज यूजुअली as the state of the compound or molecule at 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin temperature. 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin temperature. क्लियर है? सभी को ये बात क्लियर है बेटा? चलिए, अच्छा. तो अब मुझे बताइए, जैसे मैं बात बोलूं कि मुझे CH4 बनाना है 298 पे, आपको मालूम है ये गैस है मीथेन. कहां से बनेगा? तो भाई इसके एटॉमिक फॉर्म क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन. उनका एलिमेंटल फॉर्म कौन सा है? कार्बन के एलोट्रोपिक बिहेवियर है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, लॉन्स्टोलाइट है, फुलरीन है, ये सब है. किसको लूं मैं? इसमें बोलते हैं कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट लेना, या ग्रेफाइट सॉलिड लिख सकते हो इसको. तो नोट करके लिख लो कि कार्बन का एलोट्रॉप अगर हुआ तो हम क्या यूज कर रहे हैं? ग्रेफाइट इज यूज्ड, क्योंकि मोस्ट स्टेबल है ना, ग्रेफाइट सॉलिड. तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है स्टैंडर्ड, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड बात कर दिया, तो डेल्टा H0 F ऑफ CH4 गैस लिखा रहेगा. समझ में आया ना? देखो, जिसका फॉर्मेशन यहां लिखा है उस रिएक्शन में उसका 1 मोल बनना चाहिए. अगर यहाँ CH4 लिखा है तो सिर्फ CH4 बनना चाहिए और 1 मोल. यहाँ CO2 लिखा है तो सिर्फ CO2 बनना चाहिए और वो भी 1 मोल. ठीक है? और लेफ्ट साइड में क्या है? सो लेफ्ट साइड में उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एटम है उनके एलिमेंटल स्टेट उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और अगर एलोट्रॉपिक बिहेवियर है तो मोस्ट स्टेबल लेना है. तो यहाँ पे लिखो अमॉन्ग एलोट्रॉप ऑफ C graphite solid is considered. ऐसे ही अमॉन्ग एलोट्रॉप ऑफ सल्फर, हाँ, सल्फर rhombic solid is considered. समझ में आ रहा है? among O3 among allotrope of oxygen O2 gas is considered. समझ में आ रहा है? एक जगह है जो थोड़ा सा वियर्ड है, कौन सा है? हाँ, फॉस्फोरस.
ये सॉलिड इज कंसिडर्ड। पता है P4 सॉलिड कौन सा फास्फोरस है? व्हाइट। और इसका स्टेबल ब्लैक होता है। तो फास्फोरस एक अपने आप में ऐसा एलिमेंट है जहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फास्फोरस व्हाइट जो रिएक्टिव है, बाकी सब जगहों पे जनरली जो स्टेबल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब भी लेते हैं ना, व्हाइट हो, ब्लैक हो, रेड हो, सिंगल फेज वाला कंपाउंड होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ना एक स्टैंडर्ड स्टेट है। मल्टीपल फेजेस नहीं होने चाहिए। तो सॉलिड जो हमारा बन के आता है ब्लैक, उसके अंदर मल्टीपल फेज एग्जिस्ट करते हैं, और P4 हमारा सिंगल फेज में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको लेते हैं, है ना, ताकि अच्छे से डिफाइन हो पाए। आ रहा है बात समझ में? आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलो ग्रेट। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। राइट द रिएक्शन, राइट द रिएक्शन showing enthalpy of formation of H2SO4, standard enthalpy of formation of H2SO4। कोई बात नहीं, लिखो, लिख के दिखाओ तो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 कैसे करना है? कर लिया सबने? क्या बनाना है आपको? H2SO4। क्या होता है भाई? लिक्विड होता है 298 पे ना। कितने अलग अलग एटम है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। हाइड्रोजन H2, ये गैस है। सल्फर S8, कौन सा? हाँ, रोम्बिक। सॉरी, ये 8 ऐसे रहेगा। और कितने लोग कह रहे हैं 2O2 गैस ना, इसको चेंज नहीं करना। तो इसका जो भी इंथैल्पी चेंज आएगा वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। राइट द रिएक्शन शोइंग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। सिंपल है, NO2 गैस, N2 यहाँ 1/8 आएगा। बात सही। यहाँ कितने लोग कह रहे हैं O2 गैस? ये है ना बेटा? इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज होगा वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। चलो एक और चीज दिखाता हूं आपको। Write the reaction involving, write the reaction involving, हाँ हाँ हाँ, write the reaction showing, showing, write the reaction showing enthalpy of formation of ethanol, standard enthalpy of formation of ethanol। किया था? हुआ है?
क्या हुआ बच्चों? क्या बनाया आप लोगों ने? C2H6O होता है ना, लिक्विड है। एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन कहां से शो करूं? 2 कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट 3H2 गैस प्लस 1/2 O2 गैस। समझ में आ गया ना? याद रखना, कभी ऐसे लिख दे कि भाई आपने बनाया है C2H6O, कहाँ से? 2 कार्बन प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस O। क्या ये रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है, विल इट बी इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6O? आंसर एब्सोल्युटली नॉट। रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी नहीं, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में हमें लेना है ना, ये बाय डेफिनेशन। समझ में आ गया? हाँ बोलिए। अच्छा, अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। मैं आपसे पूछूं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस क्या होगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस क्या आएगा? तो आपके दिमाग में क्या बनेगा कि यार O2 बनाना है, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको रखना होता है। बनाना कहाँ से? वो भी O2 से ही, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट तो ऑक्सीजन का यही। अब इस साइड भी है, इस साइड भी यही है, तो भाई डेल्टा H क्या होगा इसका? तो इसलिए याद कर लो, नोट करके लिख लो ये बात। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of elements in their standard state is considered as 0. Standard enthalpy of formation of elements in their standard state is considered as 0. ठीक है, चलो दैट इज करके लिख लो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस विल बी, मुझे एक बात बताओ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड विल बी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 gas will be not equal to 0. It is not an element, right? Standard enthalpy of formation of diamond, carbon diamond solid, not equal to, क्योंकि डायमंड के केस, कार्बन के केस में क्या करना होता है? ग्रेफाइट को लेते हैं ना मोस्ट। समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेटा ब्रोमीन लिक्विड हो गया, गैस समझ में आ रहा है? गैस के लिए क्यों नहीं 0 है? क्योंकि ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहां पहुंचने के लिए इंथैल्पी चेंज होना पड़ेगा। ये गैस है, ब्रोमीन लिक्विड से हम शुरू करेंगे, अब सेम स्टेट नहीं है ना, सो डेल्टा HR विल नॉट बी 0। तो ये क्वेश्चन IIT जेईई में पूछा था, उसके बाद पता नहीं कितनी बार मेडिकल में एज इट इज आया वो। मतलब उसके अंदर 3-4 ऑप्शंस थे, उनमें से बताना था किसके किसके लिए 0 होगा। समझ गया ना बेटा? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ एक क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए, और लिखो। फाइंड द चेंज इन एंथैल्पी of the reaction
वेट अ मिनट, लेफ्ट साइड में नहीं लिखना अभी। देखो ये रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। सो फाइंड द डेल्टा एच, ये क्वेश्चन है आपके लिए। गिवन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 इज x, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये वैल्यू के फॉर्म में दिया रहेगा, मैंने आपको एक्स वाई दे दिया, ये गिवन है। हो गया बेटा, बहुत बढ़िया। आजा देखते हैं क्या है आंसर। आओ देखते हैं। देखो जो जो रिएक्शन लिखा हो ना, मतलब जिसका भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया उसका रिएक्शन लिखो। राइट द रिएक्शन शोइंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 विच इज गिवन एज x, इसको शो करिए आप। तो क्या बोलोगे, C2H6 फॉर्म होना चाहिए, कहां से बनना चाहिए, 2 कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट से प्लस 3H2 गैस, ये डेल्टा एच। दूसरा लिखना है 2 कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस, ये क्या बन रहा है, C2H4 गैस, यही है ना। यस सर। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये वैल्यू दिया हुआ है C2H4 का, कितना दिया है, y। आपसे क्या पूछ रहा है, इट इज आस्किंग 2 टाइम्स ऑफ C2H4 प्लस 2H2 2 टाइम्स ऑफ C2H6, इसका डेल्टा H0। तो क्या यूज करें हम लोग, हिट्स लॉ। भाई कई रिएक्शन का हमें एंथैल्पी मालूम है, जिसका नहीं मालूम है दिमाग लगाएंगे। बताओ हमें क्या चाहिए, C2H6 किधर चाहिए, राइट साइड में, ये राइट में है, कितना चाहिए, 2, ये एक ही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो थर्ड रिएक्शन है ये सेकंड है और ये फर्स्ट अगर मैं मान लूं, तो थर्ड रिएक्शन को अगर हमें लाना है तो फर्स्ट रिएक्शन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डू यू गाइस एग्री। और कितने लोग कह रहे हैं C2H4 हमें लेफ्ट में चाहिए, तो इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। जब इसको उल्टा करते हैं तो इसका डेल्टा एच क्या होता है, माइनस है। तो क्या मैं माइनस लिख सकता हूँ रिएक्शन नंबर 2, बट 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए कितना, 2C2। तो बन गया क्या। अब आप ऐसे करके जो मैंने ऐसे लिख रखा है उसको आप चाहो तो लेमन तरीके से इसको पहले पलटो, 2 से मल्टीप्लाई करो, समझ में आ रहा है क्या मेरी बात। हाँ, इसको पलटो, 2 से मल्टीप्लाई करो, वैल्यूज लिखो, उस हिसाब से करो या यहाँ से सीधा। तो यानी रिएक्शन 3 ही क्या है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, यही हमें फिगर आउट करना था। 1 का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना था, x, तो x इंटू 2 माइनस y इंटू क्या आ गया आंसर, 2 टाइम्स ऑफ
सबको समझ में आ गया? हाँ, देखो कई बार ना किसी भी रिएक्शन को ऐसे बोलते हैं कि अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख रहे हो ना, तो डेल्टा एच आर किसी भी रिएक्शन का ये लिख सकते हो, समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्री इनटू enthalpy of formation of ith compound of products, या ऐसा लिख लो ना, प्रोडक्ट्स। इतना क्यों दिमाग लगाया, एबीसीडी वेरिएबल क्यों लगाया? सारे प्रोडक्ट्स। समझ में आया? यहाँ पी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। आर का मतलब क्या है? रिएक्टेंट। न्यू का मतलब क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का यूजुअल मतलब है। समझ गए? बोलो, एक क्वेश्चन लिखो। Find the change in enthalpy of a reaction. Find the change in enthalpy of a reaction as shown below. कौन सा reaction? Which is as shown below. कौन सा reaction है? दिखा दे रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना है सबको। लिखो CH3 C double bond OH plus NH2 forming CH3 C double bond NH2 प्लस H2O। चेक करो रिएक्शन बैलेंस है, गिवन। बेटा ये निकालना है आपको ना, क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है आपको? सपोज करो ये दे दिया मैंने -100 किलोजूल पर मोल। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH2 ये बेटा मान लो लिक्विडस फॉर्म है, सब मान रहे हैं हम, ठीक है? सबके सब लिक्विड डाल दिया, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि लिक्विड का बात करो।
सपोज ये वैल्यू दिया है +50 किलोजूल पर मोल। Enthalpy of formation of CH3CH double bond N NH2, suppose it is given as 200 kilojoule per mole। दिख रहा है ना सभी को? And the last, enthalpy of formation of H2O liquid is given as -400। ये मैं एकदम रियल डेटा से कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है? ये हाइपोथेटिकल डेटा मैं दे रहा हूँ बस कैलकुलेशन के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा H0R। करिए, निकालिए। बैलेंस डेल्टा कर लिया बच्चा पार्टी? आइए देखते हैं। बताइए, इसकी बात करूं मैं तो क्या आएगा? यार सीधा सीधा डेल्टा H0R, इसका मतलब क्या था? इसका स्टोइकियोमेट्री इनटू इसका फॉर्मेशन। इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है? 1। इसका फॉर्मेशन कितना है? 200 इनटू 1 प्लस इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन इसका फॉर्मेशन कितना है? -400 लास्ट वाला, -400 इंटू 1। समझ में आ रहा है ना सबको? ये था बेसिकली समेशन ऑफ न्यू पी इंटू डेल्टा H0 FP। समझ में आ रहा है क्या?
अब इसमें से रिएक्टेंट का रिमूव करेंगे, कर लेते हैं। हिट्स लॉ से भी यही आएगा ना, सेम ही बात है बेटा वो दोनों चीज, ठीक है। तो -100 ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो इंटू 1 एंड +50 इंटू 1, ठीक है। तो -100 +50 कितना हुआ, -50, बाहर एक माइनस लगा, +50 हो गया, इधर 200 - 400 कर दिया तो -200 +50 मिला के कितना हो गया, -150। दिस इज द आंसर। कितने लोगों का सही हुआ था, बहुत बढ़िया। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नहीं अब अगला टॉपिक करेंगे, ठीक है। फॉर्मेशन के बारे में हो गया बेटा। हेडिंग डालिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो जैसे देखो फॉर्मेशन में बात होती है किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्म होने के बारे में डिस्कशन होता है, ऐसे ही कंबशन में डिस्कशन होता है कि 1 मोल कोई भी रिएक्टेंट का कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लिखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बल्कि स्टैंडर्ड लिख लेते हैं सीधा सीधा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिनोटेड बाय डेल्टा H0C is the change in enthalpy of the reaction where 1 mole of the given compound or molecule is burned completely in the presence of excess oxygen। मतलब इसकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए ना, या एडिक्वेट अमाउंट भी कर लोगे तो चलेगा। एक्सेस ले लिख रहा हूं ताकि जितना बर्निंग के टाइम पे हायर स्टेट जा सकता है उतना अच्छा है। तो बेटा देखो हाइड्रोजन बर्न करने के बाद कहां जाता है, H2O, कंबशन कराओगे, कंबशन करने के बाद H2O ही बनेगा ना। अरे हाइड्रोजन को जलाएंगे तो H2O बनेगा ना। लो अरे बाबा, सल्फर को जलाते हैं तो SO2 मिलता है, SO3 नहीं आता बेटा, ठीक है। तो इसलिए हाई स्टेट नहीं सोचना है। कार्बन को जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। अच्छा आप देखोगे तो क्योंकि आपको मालूम है बेटा ऑक्सीजन सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, डू यू गाइस एग्री? ऑक्सीजन सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब ये है कि ये सबसे कंबाइन करने की एफिनिटी रखता है। तभी तो देखो ऑक्साइड्स किसके नहीं मिलते, नोबल गैस तक के XeO3 XeO4 मिल जाते। तो इसके मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन विल बिकम अ कंबशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन किसी से भी कंबाइन करेगा कंबशन हो जाएगा। So most of the combustion reactions are exothermic in nature, but few of them are endothermic। तो इसलिए एंडो वाले को एग्जांपल के साथ याद कर लेते हैं। Combustion of most of the elements and most of the reaction is exothermic। हाँ, most of the elements and most of the molecules and most of the compounds, but not all, okay।
नॉट ऑल। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं सिलेक्टिव, जैसे नाइट्रोजन को जलाना, NO बनाना, इसका डेल्टा H पॉजिटिव होता है। NO को, सॉरी, नाइट्रोजन को जला के NO2 बनाना, ये भी पॉजिटिव है। नाइट्रोजन को जला के कोई भी ऑक्साइड बनाना, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन के सारे कंबशन रिएक्शन, सारे 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 N2O5। मतलब ये मैं बता रहा हूँ वैल्यूज यार, बेटा ये बैलेंस नहीं किया मैंने, ठीक है? आप लेफ्ट साइड में बैलेंस कर लें। फ्लोरीन का ये सब क्या है? पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? सो नाइट्रोजन का कंबशन, फ्लोरीन का कंबशन, ये सब क्या है? पॉजिटिव। कई सारे ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें वो डेल्टा H पॉजिटिव। ठीक है? तो आप लिखिए, राइट द रिएक्शन शोइंग, नोट कर लो। हो गया बेटा? प्यारे बच्चों, सबको हो गया? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड एवरीबॉडी। तो CCO2 H H2O S SO2, ये पूरी कहानी अगर आप सुन ली हो तो क्वेश्चन लिखिए, राइट द रिएक्शन which is showing enthalpy of combustion of ethane। पहला पार्ट है। सेकंड लिखिए इथेनॉल, राइट द रिएक्शन शोइंग इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, डैश करके पहला पार्ट लिखो इथेन, दूसरा लिखो इथेनॉल, तीसरा लिखो प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। हाँ हाँ, कर लिया?
guys, everyone, can I? Okay, let's see. पहला मैंने क्या बोला था? इथेन क्या होता है भाई? C2। तो इसको O2 यहां लगाओगे, इसका 1 मोल फिक्स कर देना बस। अच्छा सॉरी, इथेन गैस होता है ना, तो ये क्या बन जाएगा? CO2। इसको मत चेंज करना बेटा, इसके हिसाब से बाकी सबको चेंज करो। देखो बैलेंस करते हैं, H2O को 3 कर दिया, अब ये 4 and 3 7, ये 7/2। चेक करो क्या ये बैलेंस्ड है? तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H6 शो करेगा। कितने लोग सही बात रहो? गुड 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 गुड। सेकंड देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ व्हाट? C2H6O। यही है ना इथेनॉल का फॉर्मूला? भाई इथेनॉल आप लिखते हो ऐसे C2H5OH, बट H6O ऐसे अगर लिखोगे तो क्या बन जाएगा? 2CO2। 3H2O, है ना? अब आप बात समझना, मेरी बात समझना, इसको नहीं टच करना है, इसको ऐसे ही फिक्स करना है। तो इसका मतलब आप ये मान के चलो कि जितना ऑक्सीजन इस साइड में है उनमें से एक तो ऑलरेडी सप्लाई हो चुका है। कितने आइटम है? 2 2 जा 4 एंड 3, कितने हो गए? 7। 7 में से एक ऑलरेडी इसने सप्लाई कर दिया है, तो बचा कितना? 6, यानी 3O2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? वेरी गुड। ना ये लिक्विड है, लिक्विड है। इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, बोलिए बेटा, C2H6O। सबको समझ में आ रहा है? तीसरा मैंने क्या बोला? इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है भाई? कितने लोग कह रहे हैं C2H4O होता है? प्रोपेनल बोला था? ओके बडीज, देन इट विल बी C3H6O। सबको क्लियर है? प्रोपेनल का मतलब एक और कार्बन आप इसमें बढ़ा, प्लस कितना O2? जल्दी बोलो। 3O2। वो देख लें, वो देख लेंगे कितना O2 चाहिए। 3CO2 प्लस 3H2O। देखो 3 ऑक्सीजन में से एक तो यहीं से मिल गया, तो 2 यहां से ले लिया, 6 यहां से, 8 मतलब 4O2। समझ में आया क्या? ठीक है, डॉट 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 इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सबको क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, अगर एक इस तरह से कहानी लिखी हो, ध्यान से समझना। जैसे एक बार ये क्वेश्चन भी पूछ दिया था कि बताओ भाई कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसका एंथैल्पी चेंज कंबशन को भी रिप्रेजेंट करता है, साथ साथ में फॉर्मेशन को भी। तो क्या ये वो रिएक्शन है जिसमें कंबशन भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं? तो फॉर्मेशन किसका? H2O लिक्विड का, क्योंकि ये 1 मोल है। कंबशन किसका? हाइड्रोजन का। So yes, enthalpy of this reaction is equal to enthalpy of combustion of H2 gas, and this is equal to standard enthalpy of formation. सबको समझ में आ गया? H2O liquid, very good. So ये नोट करके लिख लेना, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक बात बताओ, इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लोगे, जैसे मैं बोल दूं कि 2H2 plus O2, है ना, forming 2H2O liquid and delta H for this is -200 किलोजूल पर मोल। सपोज करो ऐसा लिखा है,
फिर आपसे पूछे ऊपर वाले रिएक्शन को देख के बताइए एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 कितना है। आंसर ये है H2 वाला, इसका हाफ हो जाएगा H2। सर हाफ हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अरे बाबा H2 का कंबशन का मतलब क्या, ये 1/1 होना चाहिए या 2 है, तो 2 के रेस्पेक्ट में एनर्जी कितनी आई है -200, तो अगर 1 रहता तो कितना आता? समझ आ रहा है बच्चों? -100, ये भी लिख लो। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें ना, बहुत इजी टॉपिक है ये जो आज का टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कंबशन भी हो गया, अगला हेडिंग डालिए बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। सबने कर लिया? तो देखो बॉन्ड एंथैल्पी है क्या, किसी भी मॉलिक्यूल के किसी स्पेसिफिक बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी लग जाए उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। मोस्टली ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होता है। देखिए it is defined for covalent molecules and it is equal to the amount of energy required to break 1 mole of specific bond it is equal to the amount of energy required to break 1 mole of specific bond from the gaseous state of the molecule in homolysis through homolysis। अब पूरी कहानी समझाता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे H2O गैस से 2H गैस है, बेसिकली तुमने क्या किया, HH के बॉन्ड को एनर्जी देके तोड़ दिया। तो इस रिएक्शन का जितना भी इंथैल्पी चेंज होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। समझ गए ना? आ रहा है बात समझ में? ध्यान देना, मैंने होमोलाइसिस बोला, इसका मतलब H एंड H को इस तरह से तोड़ो कि इसका इलेक्ट्रॉन ये ले जाए, इसका इलेक्ट्रॉन ये, इसलिए तो यहाँ H एटम। क्योंकि बॉन्ड तो हम हेट्रोलाइसिस से भी तोड़ सकते हैं, बट होमोलाइसिस। अब जैसे बेटा मान लो तुम्हें मैं बोलूं कि ये बताओ, मैंने एक रिएक्शन लिखा Br लिक्विड से और इसको इतनी एनर्जी दी कि ये 2Br बन गया, तो क्या इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज be equal to bond energy of Br2? So answer is no, it is not equal to that। क्यों भाई, क्यों नहीं इक्वल है? बल्कि इस रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो ये आएगा सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ Br2 प्लस बॉन्ड एनर्जी, सॉरी सब्लिमेशन बोल रहा हूं ना,
क्या बोलते हैं इसको, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? इट इज इक्वल टू, कैसे हुआ ये, क्योंकि ये जो Br2 था पहले लिक्विड से क्या बनेगा, Br2 गैस। अब यहां से यहां आओगे तो ये बॉन्ड एनर्जी, इसलिए मैंने गैस वर्ड लिखा है, नोट करके लिखो। कर लिया बेटा? हो गया सभी लोगों के आंसर? हाँ, चलो बहुत बढ़िया। अगर मान लो एक से ज्यादा बॉन्ड हो जाए उस टाइप के, तब जैसे जैसे मान लो मेरे पास CH4 आ गया, तो इस समय, सुन रहे हो मेरी बात तुम लोग? तो कायदे से देखो, इसमें बोलेंगे कि पहला बॉन्ड टूटेगा तो अलग एनर्जी देनी पड़ेगी। देख रहे हो, मैं होमोलाइसिस दिखा रहा हूं, डेल्टा H1। फिर ये जो CH3 का बॉन्ड था फिर तोड़ोगे तो CH2 बनेगा H, ये दूसरा आएगा। फिर ये जो बचा एक और बॉन्ड तोड़ोगे, समझ रहे हो बेटा? तो ये CH प्लस H आएगा, और चौथा करोगे तो डेल्टा H3, एंड ऐसे ही CH को ब्रेक करोगे तो C प्लस H आएगा, मान लो डेल्टा H। तो बोलते हैं इन दैट केस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज। कुछ आ रहा है मेरा बात समझ में? एक से ज्यादा बॉन्ड हो जाए तो सभी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लग रही है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ दैट बॉन्ड, बस। नोट कर लिया सबने? हाँ, अच्छा जी। लिखिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे बॉन्ड एनर्जी में मैंने बोला कि पहले गैसीय स्टेट तक आ जाए फिर तोड़ने में जितनी एनर्जी लगे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ये मतलब ही नहीं है कि तुम कौन से स्टेट में हो, तुम सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, फर्क नहीं पड़ता। उसमें इतनी एनर्जी दे दो कि सारे एटम्स के फॉर्म में दूर दूर हो जाए, उस एनर्जी को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लिखिए, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड डेल्टा H ए बोलते बेटा, ठीक है? इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to convert 1 mole of the given compound completely into gaseous atoms, जैसे मैं बोलूं कि write the reaction showing enthalpy of atomization of C2H6 गैस, तो क्या लिखोगे? C2H6, इतनी एनर्जी दे दो कि सबके सब एटम बन जाए, गैसियस एटम। इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है वो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ C2H6 है। आ रहा है क्या बात समझ में पहले बच्चों? ठीक है।
क्या मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि C2H6 को मैं लिक्विड स्टेट में लिया हूं, इसका इंथैल्पी, और क्या ये दोनों सेम होगा? तो आंसर ऑफ कोर्स नॉट. Enthalpy of this reaction will be equal to enthalpy of atomization of C2H6 liquid. सेम थोड़ी ना होगा भाई, क्योंकि लिक्विड से गैस में जाओगे फिर उसके बाद यहाँ. सो बेसिकली समझ गए आप लोग ना, वेपराइजेशन भी ऐड हो जाएगा इसमें. आपको सर ये छोटे छोटे टर्म्स पढ़ा क्यों रहे हो? एक तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन मैंने बताया वैसा आता है कि भाई कौन सा रिएक्शन एटमाइजेशन शो कर रहा है, ऐसे ऐसे, या फिर इनके डेटा को यूज करके किसी रिएक्शन का इंथैल्पी निकालने के लिए क्वेश्चन आता है. आपको बोलेगा कि इस रिएक्शन का इंथैल्पी निकालो, इसका एटमाइजेशन इतना है, इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी है, इसका कंबशन एनर्जी इतना है, ऐसे कहानी बताएगा. तो बेसिकली अगर आपको ये इंडिविजुअल रिएक्शंस क्लियर है तो आप उन सारे रिएक्शन को लिख के सामने सामने डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 लिख दोगे. उसके बाद क्या करना है? हिट्स लॉ लगाना है, आंसर आ जाएगा. तो ये हिट्स लॉ के लिए जो सारे रिएक्शंस लिखे जाते हैं वो ना लिख करके मैं वर्ड्स के फॉर्म में चीजों को दे दें. समझ गया ना? तो इसलिए ये सारी टर्मिनोलॉजी है. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बाकी आपको मालूम है बेटा, इंथैल्पी ऑफ लैटिस, ये सब देखो जो बॉन्डिंग वगैरह में पढ़ाया था वो सब यूज कर सकते हो कि भाई 1 मोल ऑफ द कंपाउंड फॉर्मेशन में फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, आयनिक कंपाउंड, जितनी भी एनर्जी रिलीज हो वो क्या हो गया. तो एक लास्ट टर्म बचा रह गया जो अनरिकॉग्नाइज्ड. वैसे ही एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि किसी एक मोल सोल्यूट को अगर कंप्लीटली सॉल्वेंट के प्रेजेंस में अच्छे से बढ़िया से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया जाए तो जितनी एनर्जी चेंज आती है उससे वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो गया. हाइड्रेशन एंथैल्पी ये सब मालूम है ना? ग्रेट. तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. राइट इट डाउन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. चले. सो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्लियर है सबको? तो चलिए अब देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है. हाँ बिल्कुल, एसिड बेस रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन. लिखो, a neutralization reaction means the reaction of an acid and base. कौन सा एसिड बेस? Arrhenius acid base. Neutralization reaction is the reaction of an Arrhenius acid with Arrhenius base to form salt and water. Yeah. To form salt and water. Let us consider an example. HCl aqueous, NaOH aqueous, and forming NaCl solid and H2. ना, HCl aqueous plus NaOH aqueous forming this. बेटा इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है ये वैल्यू आती है रफली -13.7 किलो कैलोरी. चेक करके बताओ तो.
सही है। अच्छा, इंटू 4.18 करो, देखो कितना आ रहा है इसमें। 4.18 ये वैल्यू है। एक बारी मैं बोल रहा हूँ जो करने के लिए वो करना है, क्या कर रहा है अपना दिमाग में। 57.2 तो मतलब अगर 6 करके देखो कितना आ रहा है। 13.6 13.6 अभी इंटू 4.18 13.6 बोला था, बिल्कुल दिख रहा है 6/6 ठीक है ना 57.8। तो इसको 13.6 कर लो, चलेगा कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये मैं बता रहा हूं, मुझे ये वैल्यू 57.1 किलो जूल पर मोल होता है। तो ठीक है, अब ये वैल्यूज याद भी रहेगा, आप लोग को याद करो। कहां से याद रहेगा ये 13.6? एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो ईएन का एक्सप्रेशन होता है, याद रहेगा ना। ये याद रखना किलो कैलोरी है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा एक बात समझना बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इंटरेस्टिंगली यहां HCl के अलावा यहां KOH भी कर दो, तो ये KCl प्लस H2O इसकी वैल्यू जो भी आने वाली है वो सेम ही रहती है। यहां KOH लेकर के यहां HI कर दो तो भी इसकी वैल्यू जो बनने वाली है KI एन प्लस H2O, जो डेल्टा HR है वो लगभग सेम ही रहता है। यहां देखना ध्यान से, यहां H2SO4 कर दिया, इज इट अ स्ट्रॉन्ग एसिड? NaOH बैलेंस करने के लिए कितने लोग कह रहे हैं, या एक काम करते ना हाफ लेना पड़े। ये भी वैल्यू मैंने 13.6 किलो कैलोरी। बस अब मेरी बात पहले ध्यान से सुन लो, ठीक है, उसके बाद बातें करना है। इन सारे रिएक्शन को देखोगे तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से कराया। डिड आई एवर कंसीडर एग्जांपल्स लाइक दिस कि कंसीडर NaOH बट एसिटिक एसिड, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, वीक एसिड। इसका जो वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू जब देखोगे डेल्टा HR, तो ये -13.6 के बजाय -9.6 किलो कैलोरी। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कहने का मतलब ये जो वैल्यूज कांस्टेंट है पर मोल ऑफ द वाटर फॉर्मेशन, पर मोल, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, इसलिए बोलते हुए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज नियरली कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डालते ही 100% टूट जाता है, उसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, और स्ट्रॉन्ग बेस को भी डालते हैं तो वो भी पूरी तरीके से टूट जाता है। तो अंदर पानी के अंदर जाने के बाद बेसिकली ये रिएक्शन हो रहा है, H प्लस OH माइनस बिकमिंग H2O, और इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज बेटा यही -13.6 किलो कैलोरी होता है।
इसलिए जितने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है उनका रिएक्शन पर मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन फिक्स वैल्यू होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। बट वीक के लिए ये वैल्यू इतनी नहीं आती, बल्कि एक्सोथर्मिक में है कम हो जाती है, कम एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि वो अपने आयोनाइजेशन में भी कुछ एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। इसलिए इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है -13.6, अगर किलो कैलोरी में लिख ले हो, प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन। और प्रिसाइसली अगर लिखे, अगर मान लो ये आयोनाइजेशन यहां इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि मैं मान रहा हूं कि बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं होता है पानी के अंदर डालने पे, सारा एनर्जी कंज्यूम करके ही जाता है। लेकिन और प्रिसाइसली लिखा जाए मोर एक्यूरेट फॉर्म में, तो वो है -13.6 प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन मल्टीप्लाई बाई फ्रैक्शन ऑफ अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ WA और WB। WA WB का मतलब क्या है? अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट का मतलब है कि मान लो बोल दे कि वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराया, अब पूछे आप डेल्टा एच निकालो, लेकिन उसमें कहानी में क्या दिया हुआ है आपको कि 20% वीक एसिड पहले ही आयोनाइज हो गया पानी में। इसका मतलब आपको एफर्ट किस पे लगाना है? 80% जो अनआयोनाइज बच गया उसी पे। तो फ्रैक्शन कितना होगा? 80/100, 8/10, 0.8। तो यहाँ 0.8 का ही जरूरत पड़ेगा, जो पूरा आयोनाइज करने के लिए जितनी जरूरत पड़ रही है उसका सिर्फ 80% ही जरूरत पड़ा ना, क्योंकि 20 तो ऑलरेडी। ये तब है जब पार्शियली आयोनाइज्ड सैंपल हो, और ये तब है व्हेन कोई आयोनाइजेशन नहीं हो या आयोनाइजेशन का इंफॉर्मेशन ही मिसिंग हो, तो ये लगा लेना। ये दोनों लिख लोगे क्या? यू विल यूज दिस इक्वेशन। अच्छा एक चीज और, ये किसमें? इन किलो जूल, सॉरी किलो कैलोरी। बोलो बेटा। लेकिन अगर आप समझ रहे हो, अगर वो किलो जूल में हुआ तो उसी की जगह -57.1 किलो जूल कर लो, ठीक है। सो लिख लेना दिस एज्यूमिंग दैट द वीक एसिड और वीक बेस इज कंप्लीटली अनआयोनाइज्ड एंड दिस वन फॉर दैट विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड। समझ में आया? इजी है। अच्छा, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? क्या ऐसा बोले कि व्हेन 1 मोल ऑफ एन एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बेस? ये गलत टर्म है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार 1 मोल से रिएक्ट करे। जैसे यहां देखो, हाफ मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर इक्विवेलेंट वर्ड यूज किया था। बिल्कुल सही ना? तो लिखो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, enthalpy of neutralization of sorry, enthalpy of neutralization is defined as the amount of energy released when one equivalent of an acid reacts with one equivalent of base। one equivalent कितना अमाउंट होता है भाई? जो 1 मोल H प्लस आयन 1 मोल OH आयन। जैसे इसका हाफ मोल ही 1 इक्विवेलेंट है, क्योंकि 1/2 इंटू 2 करोगे 2 कट करके 1 H प्लस आएगा। समझ गए ना? 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस। सबने लिख लिया? ये इक्विवेलेंट अंडरलाइन कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर मोल गलत हो जाएगा। समझ में आया ना? हाँ, जैसे मान लो एक रिएक्शन दे दूं, बोलो HCl है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, और मिलके क्या बन रहा है? ये CaCl2 + 2H2। इसका डेल्टा H का वैल्यू मान लो -50 दिया हुआ है, ऐसे ही रैंडम दे रहा हूं वैल्यू, नहीं करूं क्या? चलो ठीक है, इसको लिख ले रहा हूं -27.4 लिखा हुआ है किलो कैलोरी।
मैं पूछूं, बताओ डेल्टा एच एन कितना है न्यूट्रलाइजेशन, बताओ, क्वेश्चन लिख लो ये। इफ द वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन इज गिवन एज दिस, -13.7। बिल्कुल सही आंसर। डेल्टा एच एन विल बी -27.4 डिवाइडेड बाई 2 किलो कैलोरी। ये सुनो, क्यों 2 से कर रहा हूं, क्योंकि इसमें 2 इक्विवेलेंट यूज हुआ है, इसमें 2 इक्विवेलेंट। अरे बाबा 2 इक्विवेलेंट कैसे मालूम, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इनटू एन फैक्टर। इसका मोल कितना यूज हुआ है 2, एन फैक्टर HCl कितना है 1, इसका मोल 1 यूज हुआ है बट एन फैक्टर कितना है 2। समझ में आ रहा है क्या? और सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो 1 मोल H प्लस आयन जिस एसिड से निकले वही उसका 1 इक्विवेलेंट होता है, 1 मोल OH आयन जिससे निकल के आए वही उसका 1 इक्विवेलेंट होता है। सब कुछ समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था इस रिएक्शन में कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज नियरली फिक्स्ड। क्यों फिक्स्ड होता है? क्योंकि उनको आयोनाइज करने के लिए कोई अलग से एनर्जी की जरूरत, ये बात लिख लीजिए। और इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है एंथैल्पी। कल की क्लास से हम लोग पढ़ेंगे एंट्रोपी। दैट्स ऑल फॉर द क्लास।